हाँ भाई, तो एक बार सभी को फिर से जोरदार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। तो कल से पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है। आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और एकदम कमर कस लिए होंगे, क्योंकि इस साल जो है बेहतर करना है। बेहतर नहीं, बहुत बेहतर करना है, और इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना ज्यादा कंटिन्यूअस होकर कोई काम कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करिए, और जितने लोग हैं अभी पहले लाइक ठोकिए, और उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास जोरदार धमाकेदार तरीके से। क्या बात है, बहुत भन्नाटेदार, शाबाश, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो आज हम लोगों को पढ़ना है आवेश के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि कुल उत्पात कौन मचा के रखा हुआ है, कुल ये उत्पात मचा के रखा हुआ है आवेश। कौन? आवेश। ये आवेश है जो कि कुल उत्पात मचा के रखा हुआ है। पूरी इसने फिजिक्स की नई बुक बनवा दी। तो सबसे पहले इस आवेश के बारे में हम लोगों को कायदे से जानना है। आवेश यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? आवेश यानी कि चार्ज। इसी चार्ज को हम लोग को आज समझना है, जानना है। आखिर ये होता क्या है, इसका पोस्टमार्टम करके एक एक चीज इसकी बाहर निकालनी है। कैसे बना है, क्यों बना है, कहां से आया है, सारी चीजें समझने वाले हैं हम लोग। पहले बेसिक आइडिया की ओर चलते हैं कि आवेश है क्या। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आवेश पदार्थ का एक गुण है। क्या है आवेश? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा क्या करता है? आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित और क्या है? आवेश सिर्फ और सिर्फ वस्तु का एक गुण है, और वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। बोलो भाई, इतनी बात कल हो चुकी थी और कल सबको इतनी बात समझ में आ गई थी। ठीक है, कलर चेंज कर लो भैया। आप लोग कलर के पीछे परेशान रहते हैं, कलर रंग बिरंगा पता नहीं क्या चाहते रहते हो यहाँ पे हमसे। होली खेल रहे हो क्या है? होली में अभी ठीक कितने दिन है? पूरे 20 दिन अभी होली में नहीं, 20 दिन है, 10 दिन बचे हुए होली में। कलर वलर होली पे खूब इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा? चलिए कोई बात नहीं, अभी क्लियर दिख रहा होगा ये कलर। मैं नहीं यूज करूंगा रेड कलर भैया, आप लोगों की जैसी इच्छा, रेड कलर नहीं यूज करूंगा। वजह मोटा हो गया, पतला ले लेते हैं, ये सही है ना। चलो, तो आवेश क्या है? आवेश वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। दोनों चीजें कर सकता है। आपको समझाएंगे कि आकर्षित कब करता है और प्रतिकर्षित कब करता है। ठीक है, पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके। ठीक, आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जान जाओ, कहीं दिख जाए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आवेश लिखा हुआ है। आवेश के बारे में बताना चाहता है, किस वस्तु पर आवेश है, आवेशित है, इससे दूर रहना, बच के रहना, वरना झटका लगेगा। क्योंकि आवेश है तो झटका देगा ही देगा, है ना। आवेश है तो झटका देगा ही देगा, झटका देता है वही तो आवेश है। ठीक, आवेश क्लियर है? आवेश समझ में आ गया। आवेश क्या होता है? क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है। अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है आवेश। ठीक है, आवेश अदिश राशि होती है। मात्रक की अगर हम बात करें इसकी, तो मात्रक इसका होता है कूलाम। कूलाम भैया के नाम पे इसका मात्रक क्या रख दिया गया? कूलाम इसका मात्रक रख दिया। और ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इकलौता मात्रक, इसके बहुत से मात्रक हैं। कूलाम के अलावा इसका मात्रक होता है ईएसयू। है ना, याद करते चलो, ईएसयू। एक ईएसयू बराबर कितना होता है? एक ईएसयू बराबर 1/3 × 10⁻9 कूलाम होता है। एक ईएसयू बराबर 1/3 × 10⁻9 कूलाम होता है। ठीक है, और एक ईएमयू बराबर, ये भी एक आवेश का मात्रक होता है, इसका मान होता है 10 कूलाम। एक ईएमयू बराबर क्या? 10 कूलाम। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है, ईएसयू फुल फॉर्म क्या होता है? यहां लिख दे रहा हूं, पीछे। ईएसयू फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और भी नाम है इसका, ईएसयू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बचपन का घर का नाम है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एब कूलाम। क्या बोलते हैं? एब कूलाम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ईएमयू का घर का क्या नाम है? एब कूलाम। ईएसयू का घर का क्या नाम है? स्टैट कूलाम, ठीक है। ये स्टैट कूलाम कहो, चाहे ईएसयू का है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहो, ये तीनों चीजें सेम हैं। इसी तरह से एब कूलाम कहो, ईएमयू कहो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहो, ये तीनों चीजें भी सेम ही हैं, सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। आपको बताना है कि फ्रैंकलिन भी आवेश का मात्रक होता है। ये फ्रैंकलिन कहां से होता है, ये ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फ्रैंकलिन आवेश का कौन सा मात्रक है, कहां से आया फ्रैंकलिन, इसका मान कूलाम में कितना होता है। बात समझ में आई? ये सारी चीजें भी आपको बताना है, ढूंढ करके आप ही लोग बताएंगे, मेरे को नहीं बताना है, ठीक है। कुछ लोग अभी भी होली खेल रहे हैं, व्हाइट से लिखिए, पीले से लिखिए, नीले से लिखिए, इतनी देर से रंग ही बदलवा रहे हो तुम लोग, क्या करोगे यार इतने रंग लेकर के, एक रंग से लिखो, बहुत है, दिख रहा है। और एक बार यार जम लगा पहले शेयर करो तुम लोग, जोर लगा के, मजा नहीं आ रहा है देखो, ठीक है। कल का तुम लोगों का जो है उत्साह देख करके आज मजा नहीं आ रहा, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ी मेहनत हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत तुमको अभी अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, ठीक। हाँ, तो ये आवेश के बारे में पता चल गया, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आवेश के बारे में ये रही आपके सामने, ठीक। आगे चलते हैं, आवेश के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। तो भैया आवेश होता है दो प्रकार का, और आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश होता है दो प्रकार का, एक होता है धन आवेश, धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। अब कहोगे सर ये धन आवेश ऋण आवेश कहां से आया, तो देखो क्या है कि जब वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल होते गए परमाणुओं के ऊपर, उसको तोड़ा गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर उसमें से एक और तोड़ा, आगे चल के उसमें से प्रोटॉन निकल के, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन निकाला, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन निकाला। धीरे धीरे समझ में आया कि यार दो तरह के आवेश होते हैं, क्योंकि जो जिस कण की खोज थॉमसन ने की थी, ये दोनों एक दूसरे को आपस में प्रतिकर्षित कर रहे थे। जिस कण की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन थॉमसन वाला कण, रदरफोर्ड वाला कण, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इसका मतलब है कि थॉमसन वाले कण, रदरफोर्ड वाले कण में कुछ विपरीत प्रक्रियाएं हैं, दोनों में हो रही हैं, कुछ तो अलग है दोनों में, है ना। तो ये कहा गया, इसका मतलब ये दो प्रकार का आवेश हमको प्रकृति में मिलेगा, तो हमें फिर आवेश का नाम रखना पड़ेगा, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कहा गया एक प्रकार का नाम रख दो धन आवेश, एक प्रकार का नाम रख दो ऋण आवेश। धन और ऋण केवल सिर्फ और सिर्फ नाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धन और ऋण केवल सिर्फ और सिर्फ नाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बचपन में इनका नाम चंगू मंगू रख दिया होता, तो हम आपको आज पढ़ा रहे होते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक चंगू दूसरा मंगू, है ना, नाम है। लेकिन धन और ऋण आवेश का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि धन और ऋण से ही पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि धन और ऋण एक दूसरे के ठीक विपरीत चीजों को प्रदर्शित करती है। सुनने में लगता है ना प्लस माइनस एकदम विपरीत एक दूसरे के, तो इसीलिए रखा गया एक का नाम पॉजिटिव, एक का नाम निगेटिव। सामान्यतया बात करें अगर किसी वस्तु पे धन ऋण आवेश कैसे आता है, तो बहुत सरल सी बात हम आपसे करना चाहेंगे। हम कहेंगे कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। रदरफोर्ड इतना नहीं जानते जितना तुम लोग जानते हो, समझ लो, तुम लोग बहुत जानते हो रदरफोर्ड से, बहुत ज्यादा जानते हो। इतना तो रदरफोर्ड भी नहीं जानते थे, क्यों? उन्होंने केवल प्रोटॉन तक की खोज की थी, उसके बाद जब तक चैडविक ने न्यूट्रॉन नहीं खोजा, दुनिया को न्यूट्रॉन का आता पता नहीं था कि न्यूट्रॉन क्या होता है। न थॉमसन जानते, रदरफोर्ड को, इतने बड़े साइंटिस्ट जो चीज नहीं जानते, तो तुम लोग जानते हो तो अप्लाई करो ना, समझो। कोई भी परमाणु किससे बना होता है? तुमको अक्सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं नाभिक में, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब मान लो कोई भी पदार्थ आपने ले लिया, कोई पदार्थ आपने ले लिया, इसमें ये कुछ इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तुमने क्या किया कि तुमने कहा सर हम भी बेसिक केमिस्ट्री जानते हैं कि अगर हमने मान लो कोई पदार्थ ले लिया, मान लो लिथियम ही ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम में होता है ना। तुमको अक्सर लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, कहीं गलत जाऊं तो मेरे को बता देना कि सर आप गलत बताए हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं। वैसे लिथियम का 3 होता है अगर मैं सही हूं तो।
परमाणु क्रमांक 3 मतलब इसमें प्रोटॉन हो गए 3 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो गए 3, है ना। बचपन से पढ़ाया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे एक इकाई का ऋण आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर एक इकाई का धन आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋण आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर एक इकाई का धन आवेश होता है। अगर इसके पास 3 प्रोटॉन हुए तो इसका मतलब इसके पास 3 धन आवेश हुए। अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका मतलब इसके पास 3 ऋण आवेश हुए। जोड़ेंगे तो टोटल आवेश हो जाएगा 0। इसका मतलब सामान्य अवस्था में किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वैद्युत उदासीन। क्या बोलते हैं? वैद्युत उदासीन। बोलते ना बड़ा उदासीन है यार ये आदमी, है ना, बड़ा उदासीन है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं, इसकी ना नेचर इधर ना उधर पड़ा रहता है, बस कुछ ना करता है धरता है, कुछ बात करो जवाब भी नहीं देता है। ठीक है, उसी तरह से विद्युत के संदर्भ में अगर हम देखें तो वैद्युत के संदर्भ में ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, है ना तो कोई आकर्षण प्रतिकर्षण शो करेगा, ना कोई अपनी फील्ड उत्पन्न करेगा, कुछ नहीं करेगा। वैद्युत की भाषा में ये कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला, इसका मतलब वैद्युत के रूप में ये उदासीन हो गया। तो ऐसी वस्तुएं जिसपे नेट आवेश शून्य होता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत उदासीन। मान लो कोई आया और कहा भाई एक काम करो, तुम मुझे अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दानी आदमी, लिथियम कण है ना, दानी आदमी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो हमने पूछा बताओ लिथियम तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन? लिथियम ने कहा सरदार 2। हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन पे कितने नेगेटिव चार्ज? इसने कहा -2। फिर हमने कहा कितना प्रोटॉन? इसने कहा सरदार 3। हमने कहा कितना पॉजिटिव चार्ज? इसने कहा सर +3। मैंने कहा टोटल चार्ज कितना आया? लिथियम ने कहा सर -2 और +3 को जोड़ेंगे तो हमारे ऊपर तो +1 इकाई का चार्ज आ गया। इसका मतलब जैसे ही लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, इसके ऊपर 1 इकाई का धन आवेश आ गया। ये इकाई क्या है इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन लिथियम ने कहा कि मेरे पास 1 इकाई का धन आवेश आ गया क्योंकि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने पूछा लिथियम अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन दिए होते तो लिथियम कहेगा वैसे केमिस्ट्री में चीज संभव थोड़ी कम है और मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, लेकिन मान लो मैं दे दिया तो यहां पे मेरे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, -1 बचेगा, तो +3 -1 +2 हो जाएगा। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरे ऊपर 2 इकाई का धनावेश आ जाएगा। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मेरे 1 इकाई का धनावेश आया है। इसी तरह लिथियम की जगह मान लो क्लोरीन होता, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। परमाणु क्रमांक 17 का मतलब यह होता है कि इसमें प्रोटॉन भी 17 होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। तो भैया अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 17 हैं तो धनावेश भी +17 और ऋणावेश भी -17, टोटल हो गया 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिखाई देगा, वैद्युत उदासीन। लेकिन जैसे ही मैंने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने कहा लो क्लोरीन मेरे जेब में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तुम रख लो, तुम्हारा क्लोरीन भी लपर पाया इलेक्ट्रॉन रख तो लिया, लेकिन प्रोटॉन इसके पास अभी भी कितने हैं? 17। तो प्लस चार्ज कितना हुआ? 17। लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लिया, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने मेरे से ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि निगेटिव चार्ज 18 हो गया। तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? -1 आ गया। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश आता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है किसी को, उसके ऊपर धनावेश आता है। तो आप कहोगे सर धनावेश तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी सामान्य अवस्था से, और ऋणावेश तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी होती धनावेश। बोलो एक बार जोर से नारा लगाओ कमेंट में, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कौन सा आवेश? बताओ, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कौन सा आवेश? जल्दी से बताओ। अरे यार लाइक शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दबा के ठोंकते रहो तुम लोग लाइक। शेयर जरूर किया करो, अकेले अकेले फायदा नहीं लेने का। कहीं भंडारा हो रहा हो तो दोस्तों को बता दिया करो, चलो आज जुगाड़ है, व्यवस्था है। समझ में आई बात? क्या बात है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो पर फिर से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो निगेटिव चार्ज। कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे, नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उल्टा नहीं बोलने का, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो निगेटिव चार्ज। शाबाश, क्या बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी, साफ साफ लिखा हुआ है। धनावेश तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश तब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अब एक सवाल उठता है मन में, बहुत पता नहीं तुम्हारे उठा, मेरे मन में कौन था पहले एक सवाल कि यार ये इलेक्ट्रॉन पे सर ने बताया एक इकाई का ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे सर ने बताया एक इकाई का धन आवेश होता है, लेकिन दो बातें, एक इकाई होती कितनी है और ऋणावेश ही क्यों होता है इलेक्ट्रॉन पे एक इकाई का, इलेक्ट्रॉन पे एक इकाई का धनावेश क्यों नहीं होता? तो पहली बात, दो बातें बताऊंगा। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति अलग अलग है, तो हमने नाम रख दिया कि एक को हम कहेंगे ऋण आवेश, एक को कहेंगे धन आवेश। नाम रखने वालों ने तुम्हारा नाम रख दिया चंगू मंगू, तुम चंगू मंगू हो, पलट के रखा होता तो मंगू चंगू हो गए होते, है ना? तो नाम रखने वालों ने इसका नाम निगेटिव रख दिया और इसका नाम पॉजिटिव रख दिया, तो ये है निगेटिव पॉजिटिव, है ना? अगर इसका नाम निगेटिव, इसका नाम पॉजिटिव रखा होता तो ये पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता। ये तो सब नाम रखने वालों के ऊपर है ना, बस विपरीत नाम है, पहली बात। दूसरी बात कि सर ये जो भी ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ये सभी इलेक्ट्रॉन पे इतना ही आवेश क्यों होता है एग्जैक्टली, है ना? तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी किससे मिलकर बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर बने हुए हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क से, सॉरी अब क्वार्क और डाउन क्वार्क से। नया वर्ड सुनो, नया वर्ड क्वार्क, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्वार्क। ये कहां से आया? क्वार्क कहां से आया? दो टाइप के होते हैं, एक अप क्वार्क, एक अप क्वार्क और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डाउन क्वार्क। देखते जाओ, वो चीजें मिलेंगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, क्यों होता है अभी इसका पर्दाफाश करूंगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है तो अपने को दो टाइप के पार्टिकल्स मिलते हैं, एक क्वार्क मिलता है, एक एंटी क्वार्क मिलता है। कोई कहते हैं क्वार्क एंटी क्वार्क क्या है? बहुत सिंपल, हमने शुरुआत की कहां से? हमने कहा किसी भी पदार्थ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? परमाणु, अणु बनेगा। फिर कहा अणु को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? परमाणु बनेगा। परमाणु को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्वार्क बनेगा, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क बनेगा, ठीक है? अब कहा सर देखा किसने है? तो देखा तो बेटा रदरफोर्ड ने भी नहीं था कभी प्रोटॉन को, देखा किसी ने नहीं, ना इलेक्ट्रॉन को ही देखा ना प्रोटॉन को ही देखा है। बस सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल जो अनुभव होता है, जो एनालिसिस होता है, ये बताता है कि हाँ यहां पर कुछ पार्टिकल निकला जो कि धनावेश की ओर आकर्षित हो गया। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल जरूर ऋणावेशित होगा। यहां पर कोई और पार्टिकल निकला जो ऋणावेश की ओर आकर्षित हो गया, इसका मतलब जरूर ये धनावेशित होगा। कैसे पता कि पार्टिकल ही है? कोई वस्तु सामने रख दिया, उस पर उस पार्टिकल को लेकर हिट कराया तो उस वस्तु में यहां पे डैमेज हो गया। हमको दिखा तो नहीं वो पार्टिकल, लेकिन हमें वो डैमेज बता रहा है कि यहां कुछ तो टकराया है, यहां कुछ तो टकराया है, तभी ये इस तरह से है, ठीक है? देखा किसी ने नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन को देखा है, ना प्रोटॉन को देखा है, ना न्यूट्रॉन को देखा है। सारे प्रैक्टिकल हम कर क्या रहे हैं फिजिक्स में? हम फिजिक्स में बना रहे हैं थ्योरी। हम फिजिक्स में क्या कर रहे हैं? हम फिजिक्स में दुनिया भर में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई घटना हो रही है तो क्यों हो रही है। फिजिक्स या कोई भी साइंस का मतलब होता है, सिर्फ मतलब होता है स्टडी। और स्टडी जब हम करते हैं तो हमारी गाड़ी जहां फंसती है तो हम कोई एक थ्योरी की तलाश करते हैं कि क्या तो कोई थ्योरी ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जो इस बात को एक्सप्लेन करे। रदरफोर्ड का जब वो अल्फा किरणें मुड़ी, पढ़ोगे तुम लोग या पढ़े होगे, रदरफोर्ड ने यहां क्यों मुड़ी? उसने कहा यहां पे इसका मतलब कुछ ठोस है। उसने देखा नहीं, लेकिन उसने कहा कुछ ठोस मान लूं मैं तो मैं सबको बता सकता हूं इसी ठोस से टकरा के मुड़ी। रदरफोर्ड ने कहा यही ठोस नाभिक है ना? हम थ्योरी बनाते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं, कभी कभी कपोल कल्पनाएं बनाते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी जो एनवायरमेंट में घटनाएं हो रही उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कपोल कल्पना समझते हो? कपोल कल्पना मतलब पूरी तरह से कोई निराधार, कोई प्रैक्टिकल, उसका कहीं कोई थ्योरी नहीं, बस आप एक्सप्लेन करने के लिए भाई ऐसा ऐसा होता है। किसी ने कहा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, दिखाओ मेरे को, तो तुम कहोगे ऐसा है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पता है तो तुम ही बता दो ना कैसे होता है। अब तुम्हें नहीं पता, देखो मैं बता रहा हूं, ये मेरी थ्योरी है और मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, हो रही है एक्सप्लेन ना, तो मैं सही कर रहा हूं, है ना? मैं अपनी मर्जी से कोई गलत थ्योरी पढ़ाऊं, तुमको कुछ एक्सप्लेन कर दूं, तुम क्या मानोगे? सर ने पढ़ाया है तो सही पढ़ाया होगा, है ना? लेकिन सर ने गलत पढ़ाया हो तो
तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल गया, तुम संतुष्ट हो कि सर ने यार एक्सप्लेन कर दिया, मतलब सही बताया होगा फॉर्मूला, आंसर बुक में मैच कर दिया, मतलब सही बताया होगा फॉर्मूला, है ना। हो सकता है सर ने 2 + 2 को 2 × 2 कर दिया हो और वो आंसर 4 आ गया हो, इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। हर बार कोई थ्योरी किसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है मतलब जरूरी नहीं कि वो सही है। बहुत बार ऐसा हुआ है फिजिक्स में, बहुत बार ऐसा हुआ है केमिस्ट्री में, जब कोई थ्योरी बनी है और भविष्य में पता चला यार ये तो गलत थी, इतनी देर से बकवास पढ़ रहे थे, ये तो गलत थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसे फिजिक्स में बहुत बार हुआ है, वो थ्योरी गलत साबित हुई है और एक नई थ्योरी आई है जिससे हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हो सकता है आप ही में से कोई कल कोई नई थ्योरी बना दो, है ना, और आज चलने वाली थ्योरी फेल हो जाएगी, यार सब क्या बकवास पढ़ा रहे थे। ऐसे थोड़े होता है, ये तो ऐसे होता है। इत्तेफाक की बात थी कि सही निकल रहा था रिजल्ट, है ना। इत्तेफाक थ्योरीज क्या है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही। हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है तो हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो जो आकर्षण बल सूर्य और पृथ्वी के बीच लग रहा है ना, वो देखा किसी ने नहीं है, किसी को नहीं दिखा बल जैसी कोई चीज इन दोनों के बीच है जो एक दूसरे को बांध के रखी है, किसी ने नहीं देखा बल को। लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एग्जिस्ट कर रहा है तो सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं, और जब सारी चीजें एक्सप्लेन होती है मतलब ये मानते हैं, हमने जो माना है वो बिल्कुल सही माना है। बात समझ में आई। इस तरह से फिजिक्स में थ्योरीज काम करती हैं। जरूरी नहीं है कि हर थ्योरी जो पढ़ते आ रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन करती आ रही है, वो सही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो बनेंगे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क क्या होता है, देखा गया अप क्वार्क पे चार्ज होता है +2e/3 और डाउन क्वार्क पे होता है -e/3। ये ई को हम बोलते हैं इकाई आवेश। ई को क्या बोलते हैं, ई को अपन लोग बोलते हैं इकाई आवेश। ई है इकाई आवेश, क्या है, ई है इकाई आवेश। और इसका मान निकाला गया प्रैक्टिकली, तो ये पाया गया ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इकाई आवेश ई का मान होता है। बात समझ में आ रही है, बोलो इतनी बात सबको समझ में आई नहीं? एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इतनी बात सबको समझ में आएगी नहीं समझ में आई? हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तोड़ा तो उसके अंदर ये तो अजूबे निकले, है ना। एक तो बोलते हैं अप क्वार्क, नाम है अप क्वार्क, एक का नाम है डाउन क्वार्क, ठीक है। ये अप और डाउन इसकी स्पिन के कारण लगा है, वो बहुत आगे चीज है, आपके मतलब बहुत ऊपर की बात है, इसलिए उस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। स्पिन क्या चीज होती है, स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ोगे अभी केमिस्ट्री में, थोड़ा बहुत वहां जिक्र इसका आएगा, ठीक है। अब ये 2e/3 और ये -e/3 से मिलकर सारे पार्टिकल बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन भी इसी से बना हुआ है, प्रोटॉन भी इसी से बना हुआ है और न्यूट्रॉन भी इसी से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन बना हुआ है -e/3 और -e/3 से बना हुआ है। प्रोटॉन किससे बना हुआ है, प्रोटॉन बना है +2e/3 और -e/3 से बना हुआ है। न्यूट्रॉन कैसे बना हुआ है, न्यूट्रॉन बना हुआ है +2e/3 -e/3 और -e/3 से मिलकर बना हुआ है। आप जोड़ के देख लो, इसको जोड़ोगे टोटल 0 आएगा, इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसको जोड़ोगे टोटल ई आएगा, प्लस का ई आएगा, इसीलिए प्रोटॉन पे प्लस ई आवेश होता है। इसको जोड़ोगे तो -3/3 यानी -e आएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब कोई ये पूछ ले सर क्वार्क पर धनावेश ही क्यों होता है, तो भैया किसी को नहीं पता है, ठीक है। ये क्यों, हर क्यों का जवाब नहीं है, हर क्यों का जवाब नहीं है। अंतिम में खोदते खोदते जब पहुंचोगे किसी एक अंतिम क्यों पर, तो वो एक ऐसा क्यों मिलेगा जिसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, है ना। अंतिम में एक ऐसा क्यों आप पाओगे जिसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। दुनिया उसी का जवाब ढूंढ रही है और ये जवाब हमेशा ढूंढते रहेंगे हम, क्योंकि जब तक एक क्यों का जवाब मिलेगा उस पर एक अगला क्यों पैदा हो जाएगा कि अगर ये इसलिए हो रहा है तो फिर ये क्यों हो रहा है। आपसे कोई पूछे कि क्यों दो द्रव्यमान, दो वस्तुएं क्यों एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित कर, तुम कहोगे सर दोनों में द्रव्यमान होता है। हम पूछेंगे क्यों द्रव्यमान होता है, तो तुम कहोगे सर क्यों द्रव्यमान होता है, क्योंकि वो द्रव्य है। तो हम कहेंगे द्रव्य है तो क्या द्रव्यमान, इस बात का प्रमाण कहां से लेकर के आओगे, ठीक है। तुम कहोगे सर ऐसा मान लेते हैं जिसमें द्रव्यमान है वही द्रव्य है ना, जिसमें द्रव्यमान नहीं है वो द्रव्य नहीं है, वो ऊर्जा के रूप में है, ठीक है। तो एक ना एक क्यों तो लास्ट में तुमको जाके फंसा ही देगा। तुम क्यों का सवाल का हर एक क्यों का जवाब ढूंढते जाओगे और अंतिम में जाके एक ऐसा क्यों मिल जाएगा जिसका जवाब तुम्हारे पास क्या किसी के पास नहीं होगा।
बात समझ में आ रही है? बोलो जोरदार तरीके से, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या सभी लोग सहमत हो मेरी बात से? कोई डाउट हो तो बताओ। आवेश पूछ रहे हैं, सुमित भैया पूछ रहे हैं, सर आवेश अदिश क्यों होता है? बेटा कोई भी जवाब जब तुम्हारे सामने आए, कोई भी सवाल कि कोई राशि अदिश क्यों या कोई राशि सदिश क्यों, सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है। अगर सदिश योग के नियम का पालन करे, सदिश योग के नियम का पालन करे, अगर नियम का पालन करे तब तो वो सदिश है, अगर पालन ना करे तो वो अदिश है। इसका मतलब कोई भी चीज, जैसे इधर से 2 एम्पियर धारा आई, इधर से 2 एम्पियर धारा आई, इधर चली गई 4 एम्पियर। अब तार को तुम मोड़ दो, ऐसे इधर से उठा के तार को इधर रख दो, बीच के कोण कुछ भी कर दो, आंसर पे फर्क ना पड़े। इसका मतलब है कि दिशा से मतलब ही नहीं है। जब दिशा से मतलब ही नहीं है उसको जोड़ने में, तो वो अदिश राशि हो गई। आवेश भी सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, इसीलिए आवेश भी कैसी राशि है? आवेश भी सदिश राशि है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो भाई जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बेटा टेलीग्राम में ऑलरेडी है, जाइए टेलीग्राम में ऑलरेडी आपका चैनल बना हुआ है, जहां पर आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन, आपको सारी चीजें वहां पे मिलती रहेंगी। ठीक है? हाँ, क्या बात है, बहुत शानदार, बेहतरीन। आप लोगों का मेरे को ठीक ठीक ठीक, बस मैं समझ रहा हूं, आप झटके में 1-2 ही मेरे को मिल रहा है, कोई ना कोई। चलो चलो चलो, मतलब 1 ही 2 मैं पढ़ पा रहा हूं, आंख जहां टिक पा रही, बाकी तेजी से निकल जाता है, समझ भी नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, फिर भी मैं देख रहा हूं सबका मैं एक तरफ से सबकी चैट में देखता रहता हूं, हो सकता है किसी का जवाब मिले ना मिले, मेरे को नहीं समझ में आता। गुड, ठीक है, आगे चला जाए फिर। बोलो भाई क्विज होगा, थोड़ा कुछ पढ़ा तो लेने दो, क्विज पूछने लायक। बिना कुछ पढ़ाए कैसे क्विज करवाएंगे बताओ? पहले कुछ पढ़ाने तो दो, अब तो क्विज होगा ना। अब आज मैंने कुछ पढ़ा लिया तो कल होगा क्विज, क्योंकि पढ़ाने लायक कंटेंट बन गया है मेरे पास। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं तुम लोगों से। ठीक, तो क्वार्क एंटी क्वार्क समझ में आ गया, इकाई आवेश क्या होता है समझ में आ गया, इकाई आवेश का मान कितना होता है ये भी सबको समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं रह गया। आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, क्यों निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे, क्यों पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे, इन सारी बातों का जवाब आपको मिल चुका है। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं। अब आवेश की अगर हम बात करें तो आपसे कहा गया कि किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है, तो आपको उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो एक यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर मैं किसी वस्तु m को धनावेशित कर दूं तो क्या इस वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बताओ, जेईई में एक बार पूछा हुआ सवाल है। क्या किसी वस्तु को धनावेशित कर दें तो क्या इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बताओ, तुम लोग जवाब दो इसका। लाइक थोड़े से कम है, 500 करवाओ इसको, जल्दी से जल्दी 500 पहुंचाओ इसको। अगर किसी वस्तु को धनावेश दे दो तो क्या इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? तो द्रव्यमान उसका कम हो जाएगा, द्रव्यमान उसका अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ क्या प्रभाव, क्या पड़ेगा? पड़ेगा, सब लोग कह रहे हैं पड़ेगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं पड़ेगा। शाबाश, कोई बात नहीं, जो जैसे कह रहा है सब सही कह रहा है, सबका चलेगा। ठीक है, क्योंकि नई बात है। अभी क्या पता आपको, अभी तो आप पढ़ने आए हो सकता है पढ़े, हो सकता है ना पढ़े, जो मन में आया किसी ने सोचकर बोला होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार धनावेश तो, आवेश तो अलग चीज होती है, द्रव्यमान तो अलग चीज होती है, तो किसी वस्तु को आवेश देने से उसके द्रव्यमान पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, है ना। लेकिन ये तो समझो कि किसी वस्तु को आवेश दिया कैसे जाता है, कैसे दिया जाता है किसी वस्तु को आवेश। आपको उसका धनावेश देने के लिए आपने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, इससे कैसे, कुछ इलेक्ट्रॉन आपने इससे निकाले होंगे। अगर आप किसी वस्तु से कोई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है,
तो क्या उस वस्तु के द्रव्यमान में से जितने भी आपने इलेक्ट्रॉन निकाले, मान लो आपने n इलेक्ट्रॉन निकाले, तो क्या उसमें से n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नहीं हो जाएगा? क्या होगा ना, है ना। इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान होगा वो m से क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों ने अच्छा जवाब दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो साथ में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी साथ में निकलेगा, द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा। अब एक बार जोरदार तरीके से जोर लगा के इसका आंसर दे दो, मुझे पता है सब इसका आंसर दोगे। क्या किसी वस्तु को ऋण आवेश देने पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तुम पक्का समझ गए पड़ेगा, बट ये बताओ कि पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? क्या बढ़ेगा द्रव्यमान कि घटेगा द्रव्यमान? इसका आंसर तुमको देना है, मैं नहीं देने वाला इसका आंसर। लो हो गया, क्विज यही एक्ट हो गया। ठीक है, बताओ बढ़ेगा द्रव्यमान कि घटेगा द्रव्यमान? तुम ही लोग बताओ, जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बढ़ेगा घटेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, बोलो भाई, बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ 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 हाँ, अभी भी कुछ बच्चे उल्टी दिशा में जा रहे हैं, कुछ बच्चे उल्टी दिशा में जा रहे हैं। एक दो दिख रहा है मेरे को जो गड़बड़ जा रहे हैं, बाकी सब तो सही पकड़ लिए हैं एकदम कॉन्सेप्ट को, बाकी सब तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं। एक दो बच्चे हैं जो गड़बड़ा रहे हैं। ऐसे नहीं करना रहा, वो ऐसे नहीं करना है, ऐसी गलतियां नहीं करना। अब बड़े हो गए हो तुम सब, गलतियां करना अब छोड़ दो, छोड़ दो गलतियां करना, अब छोड़ दो। एक बात बताओ, अगर इसमें मैं कुछ इलेक्ट्रॉन दूंगा, भाई कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे हम, और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे अगर, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो जोड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो जोड़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ेंगे, द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा ना। तो आज से दो बातें याद रखेंगे, अगर किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? यहां से एक फंडा निकल करके आता है, क्या कि बिना द्रव्यमान के, बिना द्रव्यमान के, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आवेश कहीं जाएगा, द्रव्यमान तो उसका घटे बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन डालोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया, देखो कितने जोरदार जोरदार कॉन्सेप्ट, एक सवाल और 3 कॉन्सेप्ट निकालूंगा इससे मैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये निकल करके आया कि भैया अगर आप किसी वस्तु पर, मतलब जब आवेश दे रहे हो तब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा ही होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के आवेशन के लिए उत्तरदायी होता है, आवेशन के लिए, आवेशन के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन, ना कि प्रोटॉन। किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। ये भी जेईई में पूछा हुआ सवाल है, किसी वस्तु के आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को ना तो निकाल सकते हो, ना तो प्रोटॉन को डाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते? दो लॉजिक समझो। पहला लॉजिक कि मान लो तुमने हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन जोड़ दिया, तो भैया ये हाइड्रोजन नहीं, अब ये हीलियम हो गया, क्योंकि जिसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं वो हीलियम होता है ना। तुमने तो हाइड्रोजन को हीलियम में बना दिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करा दी, और अगर हाइड्रोजन हीलियम बन गया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अगर हाइड्रोजन हीलियम बन गया तो अब वो अपने आप अपनी व्यवस्था ऐसी बनाएगा कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन 2 रहें। बात समझ में आई? मान लो नहीं बना पाया, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था नहीं कर पाया और पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो भी ये है एक नाभिकीय अभिक्रिया। कैसी है? नाभिकीय अभिक्रिया। और जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। इतनी ऊर्जा मुक्त होगी कि तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे नॉर्मल लेबोरेटरी में अपने। ठीक है, अपने कमरे में हम एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन नहीं डाल सकते हैं, बवाल बवंडर मच जाएगा, यहां पे सब तूफान तबाही हो जाएगी। बात समझ में आई? सामान्य अवस्थाओं में नाभिकीय अभिक्रियाओं को आप नहीं संभाल पाओगे, इतनी ऊर्जा इससे निकलने वाली, इसको कंट्रोल
नहीं कर पाओगे। तो कोई पूछे कि प्रोटॉन उत्तरदायी क्यों नहीं है, तो उसको बताना कि नाभिक से प्रोटॉन निकालना तो बच्चों का खेल है क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये नाभिकीय अभिक्रिया है, इतनी ऊर्जा निकलेगी तबाही हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए प्रोटॉन को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी वस्तु के आवेशन के लिए। और तीसरा कॉन्सेप्ट निकाल के यहीं से लाते हैं कि बिना देखो बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव। उदाहरण सब लोग कमेंट कर दो, मैं जान जाऊं तुम लोग मन लगा पढ़ रहे हो। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। बताओ है कोई उदाहरण जिसमें बिना आवेश के द्रव्यमान तुमको दिखाई देता है? बताओ है कि नहीं है, बोलो। क्या बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है कि नहीं है? हाँ बेटा, किसी वस्तु सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालोगे डालोगे तो बवंडर हो जाएगा, देश हिल जाएगा, दुनिया मुथल पुथल मिट जाएगी। कैसे बेटा मोहम्मद अरमान जी, हमने आपको बताया वी आर लर्निंग फिजिक्स हियर, और अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहां जो भी तथ्य हम पढ़ रहे हैं वो प्रायोगिक तौर पे या प्रमाणिक तौर पे पढ़ रहे हैं, या तो हमें उसके प्रमाण मिले या तो हमने प्रयोगों में प्राप्त किए हैं। तो भैया नाभिकीय संलयन प्रयोग से प्राप्त ऊर्जा है, प्रयोग से प्राप्त रिजल्ट है कि इसमें बहुत ढेर सारी ऊर्जा मिलती है, और इसीलिए नाभिकीय रिएक्टर यूज किया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के उदाहरण है। उधर साउथ कोरिया उधर नॉर्थ कोरिया गिराता रहता है, जो तो फोड़ता है हाइड्रोजन बम, टेस्ट करता रहता है, फोटो आता है, इतना ऊर्जा निकला, देखते नहीं हो ऊर्जा कहां निकलती है? हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। समझ आया? न्यूट्रॉन, क्या बात है, शाबाश। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो तुम कहोगे सर न्यूट्रॉन पे द्रव्यमान तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो लकड़ी कागज ये सब तुम नहीं कह सकते, ये मेरे हाथ में पेन है, ये रगड़ दिया, इस पे आवेश आ गया आवेश इस पे। कागज को बाल पे रगड़ लिया, आगे बाल पे क्या कहीं रगड़ दिया, बाल पे खाल पे जहीं रगड़ लो, आवेश इस पे आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी को रगड़ दो, उस पे आवेश आ जाएगा। ठीक है, सब पे घर्षण द्वारा आवेशन सबका किया जा सकता है, चाहे जो भी वस्तु हो। तो इस तरह से नहीं कह सकते हम भैया कि लकड़ी है या कागज है या कपड़ा है, इस तरह से नहीं जवाब देना आप लोगों को। बोलो क्लियर है सभी को? बेटा सूरज रावत रेडियो एक्टिविटी के टाइम आएगा तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, सेकंड फिजिक्स का है वो, ठीक है, यहां का नहीं, वो सेकंड बुक का है, पढ़ाएंगे, टाइम आने में सब पढ़ाएंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। ठीक, आगे चलें? बोलो भाई, बोलो आगे चले कि ना चले? तुम लोगों ने यार अभी तक 100 लाइक देखो कम रह गए, थोड़े से 500 पूरे करो इसको यार, देखो हम टारगेट लेके आते हैं। जितने पढ़ रहे हैं उतने तो लाइक कर ही दो कम से कम जोरदार तरीके से। हो गया देखो 500, तुरंत होगा, 2 मिनट लगेगा अभी। तुम लोग भूल जाते हो क्या? ये अपना तुम्हारा काम, इसको करते रहा करो, इसको मत भूला करो, ठीक है? तो मजा आ रही है? आवेश का पोस्टमार्टम करने में मजा आ रही है? आवेश क्या होता है, कहां से आता है, क्या करता है, सारी चीजें हम 1 बाय 1 आज डिस्कस कर रहे हैं। सारी बातें आज 1 बाय 1 डिस्कस हो रही हैं। बेटा आवेश कोने कोने में है, कहां नहीं होता है आवेश, कहां नहीं होता है आवेश? हर जगह आवेश होता है, ठीक है, क्योंकि हर वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। हम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, तो हमारे अंदर भी आवेश होंगे, है ना? तो आवेश हर जगह है, कोने कोने में है आवेश। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्लाइड चेंज करता हूं मैं, दूसरा आगे चलते हैं बच्चे लोगों, आगे चलते हैं, जरा इन आवेशों की प्रकृति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कहा जाता है, ऐसा प्रयोगों द्वारा देखा गया है, ऐसा आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? परस्पर प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित करते हैं, परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, इसलिए मैं बोलता भी रहता हूं, समझ जाना क्या बोल रहा हूं। और जो विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत प्रकृति के, सेम कहानी लिखेंगे, वो क्या करते हैं? वो परस्पर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दोनों की प्रकृति समान है
तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज के बगल में दूसरा पॉजिटिव रख दें तो दोनों एक दूसरे के तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ, है ना, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों की प्रकृति निगेटिव ले ले तब भी समान है तो भी प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लें तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया दोनों पे पॉजिटिव, दोनों को इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये चाहेंगे कि ये पास में है तो मैं इसका इलेक्ट्रॉन छीन लूं, सोचे मैं उसका इलेक्ट्रॉन छीन लूं, है ना। लेकिन जब दोनों पे विपरीत आवेश है तब दोनों में दोस्ती हो जाएगी। कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन तुम मुझको दे दो, मैं तुमसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं, कुछ कष्ट में तुम्हारा हर लूंगा, तुम कुछ कष्ट मेरा हर लो, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी और पूर्ति, जहां पे कमी पूर्ति की बात पूरी होने आती है वहां तुरंत आपस में लोग मिल जाते हैं। यही तो कहते हैं मतलब की दुनिया है, मतलब के आवेश हैं। मैं तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मेरे पास कम, और मिल जाते हैं और अपने को उदासीन कर लेते हैं। इसीलिए आकर्षण बल होता है। और यहां प्रतिकर्षण बल का कारण वही है कि दोनों सेम नेचर में हैं, तो प्रतिकर्षण तो होना ही है, कहां से आकर्षण हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो प्रतिकर्षण बल क्लियर आ गया एकदम समझ में। अब कुछ और बातें, कुछ और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से भरी हुई एकदम लबालब बातें। देखो इधर देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि एक वस्तु ए है, क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु ए है एक वस्तु बी है, ए के ऊपर है निगेटिव चार्ज, ए के ऊपर है निगेटिव चार्ज, तो सवाल यह है कि बी पर कैसा आवेश होगा। बी पर सुन लेना पूरा फिर जवाब देना, लपर लपर नहीं करना। बी पर कैसा आवेश होगा? आवेश होगा यदि ए बी को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या पूछ रहा है आपसे? यदि ए बी को अपनी ओर आकर्षित करती है तो बताओ बी पर कैसा आवेश होगा। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर बी है निगेटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल उदासीन, ऑप्शन नंबर डी है बी या सी। डी कहना चाह रहा है या तो वो निगेटिव होगा, नहीं सॉरी ए या सी, बी या सी नहीं, ए या सी। अब मैंने ऑप्शन चेंज किया, कुछ लोग पकड़ लेंगे, कुछ तो गड़बड़ है, सर कुछ लोचा किए हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है या तो ए होगा या तो सी होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो उदासीन होगा। बताओ जोर लगा के क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सारे बच्चे एक तरफ करें सर पॉजिटिव होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं मेरे बच्चा लोगों, इतना आसान सवाल तो नहीं पूछा होगा मैंने। कुछ तो दम होगा यार, कुछ तो बुद्धि लगाए होते, थोड़ा दिमाग लगाए होते। सर ने कहा, सर खेल गए तुम्हारे साथ, ठीक है। समझो, कुछ बच्चे अब करें डी, क्योंकि मैंने ऑप्शन बदला, तुमको लग रहा है कुछ तो लोचा है तभी सर ने ऐसा किया है, ठीक है। समझो मेरी बात, एक आवेशित वस्तु, ध्यान सुनना, एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु, इनके बीच भी आकर्षण बल कार्य कर सकता है। तुम कहोगे सर ये गजब बात बताए आप, एक आवेशित वस्तु भी एक अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है। समझो मेरे लाल, जब मैंने कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हाथ पर रखे थे और अपनी पेन को अपने बालों में रगड़ कर मैं उसके पास ले गया था, तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े पेन की ओर आकर्षित हुए थे। अरे मैंने पेन को रगड़ा था बालों में, कागज के टुकड़ों को नहीं। आवेशित पेन हुई थी, कागज के टुकड़े नहीं। तो फिर ये पेन क्यों कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है? बता सकते हो क्या? जब मैंने कागज के टुकड़ों को आवेश नहीं दिया, पेन को आवेश दिया, तो पेन आवेशित वस्तु है, कागज के टुकड़े अनावेशित वस्तु हैं। इसका मतलब है कि पेन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और कागज के टुकड़ों पर कोई आवेश नहीं था। इसका मतलब है कि अगर आकर्षित कर रही है अपनी ओर, अगर आकर्षित कर रही है तो हो सकता है बी पर पॉजिटिव चार्ज हो और हो सकता है बी पर कोई चार्ज ना हो, बी उदासीन हो। आंसर आपका हो सकता है पॉजिटिव या न्यूट्रल यानी कि या उदासीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए और सी दोनों सही है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यार आवेश रिस्पॉन्सिबल होता है आकर्षण प्रतिकर्षण के लिए,
तो ये उदासीन वस्तु कैसे आकर्षित हो गई? इस सवाल का मैं जवाब दूंगा तुमको, ठीक है। कैसे हो गई, इसका हो गई ये बता दिया मैंने। कैसे हो गई इस बात का जवाब तुमको जब प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा कि एक उदासीन वस्तु क्यों आकर्षित हो जाती है। कब? जब प्रेरण पढ़ाऊंगा। कब? जब प्रेरण पढ़ाऊंगा। बात समझ में आई? दूसरा सवाल, अगला सवाल हाजिर है आपके सामने। फिर से वही सवाल है, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। वस्तु ए वस्तु बी को प्रतिकर्षित करती है। ए क्या करता है? ए बी को प्रतिकर्षित करता है। ए बी को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? ए बी को प्रतिकर्षित करता है। सवाल है बी पर आवेश कैसा होगा, ये आपका सवाल है। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी निगेटिव, ऑप्शन नंबर सी उदासीन एंड ऑप्शन नंबर डी अगेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी पर आवेश है, ए पर निगेटिव है, ये बता दिया मैंने, है ना। तो बी पर आवेश है, या तो बी अथवा सी। अगला सवाल आपके सामने देखो, बहुत खूबसूरत सा सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि वस्तु ए वस्तु बी को प्रतिकर्षित करती है। ए पर निगेटिव चार्ज है, बी पे बताना है। आंसर दीजिए, फिर से एक बार आंसर दीजिए। देखते हैं कौन दमदार है मैदान में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते रहेंगे साथ में, क्योंकि टारगेट अपना केवल बोर्ड एग्जाम नहीं है। पहली बात तो बिहार बोर्ड के बच्चों में ऑब्जेक्टिव खूब आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। दूसरी बात, आपको जेई और नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है भैया। 70% प्रिपेयर यहीं पे करेंगे हम आपको जेई नीट के लिए। एग्जाम होगा अगले साल जेई नीट का, उठा के देखना। अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, क्लास के किए हुए क्वेश्चन ना आए हो, तो आके कमेंट बताना कि क्या फर्जी बकवास कर रहे हैं सरुद्दीन आप। शाबाश, बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत से बच्चे आंसर डी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे बी कर रहे हैं। बी और डी में कंफ्यूजन है भैया, बी और डी में कंफ्यूजन है। बच्चे फिर वही सोच रहे हैं कि जब आकर्षित, याद करो मैंने ये कभी नहीं कहा कि पेन को बाल में रगड़ोगे तो कागज के टुकड़े आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकते हैं। मैंने यही कहा कि जब पेन को बाल में रगड़ोगे तो कागज के टुकड़े सदैव आकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित नहीं होंगे। अगर सदैव आकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित नहीं होंगे, इसका मतलब है कि आकर्षण बल उदासीन वस्तु में भी हो सकता है, लेकिन प्रतिकर्षण बल सिर्फ आवेशित वस्तुओं में भी हो सकता है। तो यह तय है कि यह निगेटिव ही होने वाला है। यहां से एक पॉइंट निकल के आया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। अगर प्रतिकर्षित हो रहा है तो 110%, 101 नहीं 110% वो आवेशित है। लेकिन अगर आकर्षित हो रहा है तो वो आवेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और केवल प्रतिकर्षण ही क्यों होता है, आकर्षण क्यों नहीं होता? जब मैं प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ाऊंगा तो मेरे को याद रहता है, बट जब मैं प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ाऊंगा तो आप मेरे को बताना, याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं कि सर आपने कहा था कि यहां पे वो टॉपिक क्लियर करेंगे कि आखिर प्रतिकर्षण ही क्यों, सही बोल रहा हूं, कि आखिर प्रतिकर्षण ही क्यों प्रमाण है आवेशन का, आकर्षण आवेशन का प्रमाण क्यों नहीं है। मैं वहां पे इस बात को आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो बात जब तक नहीं समझेंगे कि प्रेरण क्या होता है तब तक आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ नहीं पाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक बहुत कमाल का ट्विस्ट लेके आऊं इसी क्वेश्चन में। इन दोनों क्वेश्चन में एक छोटा सा मैं ट्विस्ट लेकर के आता हूं। अगर क्या, बहुत ध्यान से सुनना, इतनी बारीक बात है कि इसमें 90% लोग गलती कर जाएंगे, है ना। 90 नहीं, मैं कह रहा हूं 99% लोग गलती कर जाएंगे। इवन की बहुत अच्छे से पढ़ा है जिसने, समटाइम्स टीचर भी इसमें डिफॉल्ट कर जाते हैं। समझना, अगर आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, मैंने वस्तु ए और वस्तु बी कहा, अगर मैं इस वस्तु की जगह अगर मैं ये कह दूं
कण ए, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या कर दूं, कण ए कण बी को प्रतिकर्षित करता है ना, तो आंसर पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर जो मैं कब से वस्तु वस्तु चिल्ला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वस्तु, भले मैंने लिखा है, ठीक है, अगर मैं कह दूं यहां पे, क्या कह दूं, अगर मैं यहां पे कह दूं कि कण बी पर कैसा आवेश होगा, यदि कण ए कण बी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ध्यान रखिएगा, वस्तु की जगह अगर कण वर्ड यूज कर दिया, कितनी बारीक सी बात है कि नहीं है, कितनी बारीक सी बात है, ये बुक्स में भी आपको अच्छी नहीं मिलेगा। ये अगर वस्तु की जगह कण वर्ड यूज कर दिया तो भैया इस वाले सवाल का जवाब भी केवल क्या रहेगा, केवल ये रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अगर 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 दो कण हैं, अगर दो कण हैं, है ना, ध्यान सुनना, ये पॉजिटिव है, सर ये निगेटिव है, और अगर इसने इसको आकर्षित किया, अगर आकर्षण लगा तो कण बी जो है, ये ए है और ये कण बी है, तो कण बी कैसा होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। उदासीन का झंझट खत्म। उदासीन तब हो सकता है जब वो वस्तु होती, वस्तु और कण में डिफरेंस है, वस्तु ढेर सारे कणों से मिलकर बनी होती है, कण इकलौता एक कण होता है जो किसी से नहीं मिलकर बना होता है, क्वार्क एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है, लेकिन ये एंटी क्वार्क और मुंह से निकलता है, अब क्वार्क डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, लेकिन ये क्वार्क क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके अलग रख सकते हो, प्रोटॉन नाभिक से प्रोटॉन को निकाल करके अलग रख सकते हो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके उससे क्वार्क एंटी क्वार्क निकाल के अलग अलग नहीं रख सकते। बात समझ में आई? जैसे आपकी पेन है ना, पेन में से आप उसका पीछे का कैप, आगे का कैप, उसका ढक्कन, उसकी रिफिल, उसका निब सब निकाल सकते हो, लेकिन आपसे कोई कहे कि इस पेन में सब निकालने के बाद जरा इसको बीच से ऐसे काट काट के रख लो, नहीं रख सकते। पुराने वाली चीजों को जोड़ोगे तो फिर से पेन बन जाएगी, काट काट के रख दोगे तो वापस पेन नहीं बनने वाली है। इसलिए पेन में से आपसे कोई कहे कि पेन को आप खोल सकते हो, तो आपको ये कुछ पार्ट्स ही हैं जो खोले जा सकते हैं, पूरी पेन को हम एक एक खोल के अलग नहीं कर सकते। इसका एक एक कण निकाल लें ऐसे और फिर कहीं जोड़ के पेन बना दें तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो क्वार्क क्या है, अस्थायी कण है, अस्थायी। तो कभी कोई पूछे कि सबसे छोटा कण कौन सा है, सबसे छोटा आवेश कौन सा है, तो तुम हमेशा बताना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, जिसपे दोनों पे कितना आवेश होता है, ई होता है। ये मत बताना कि सबसे छोटा आवेश E/3 है, हमारे सर ने बताया था। सर की बेइज्जती करवा दोगे तुम, क्योंकि सर ने यह भी बताया था कि अस्थायी कण है और जो मुक्त रूप से रह ही नहीं सकता, अकेले रह ही नहीं सकता, फिर उसको हम न्यूनतम कैसे कह सकते हैं? हम एक क्वार्क को ऐसे इलेक्ट्रॉन से निकाल के यहां नहीं रख सकते ऐसे, और रहेगा तो साथ में रहेगा हमेशा, मतलब बना है उसी से मिलके, लेकिन अलग नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे छोटा आवेश कोई पूछे तो वो ई है, ना कि E/3 है। समझ में आई बात? सबसे छोटा कोई कण, मौलिक कण पूछे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बहुत पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग, ये सारे हैं, ठीक है। आप तीन ही जानते हो, बहुत होते हैं, ठीक है, ये सारे हैं। कभी इनको मत बोल देना कि सबसे छोटे कण क्वार्क हैं, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, इसलिए इनको सबसे छोटा कण हम नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम कहें कि कण है और एक कण दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये निगेटिव है, तो वो पॉजिटिव ही होगा। और अगर प्रतिकर्षित करता है, अगर प्रतिकर्षित करता है, तो अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव ही होगा, है ना। कणों के लिए, क्योंकि बच्चा कण अकेले है, वस्तु कई कणों से मिलकर बनी हुई है ना, इसीलिए प्रेरण कल्पना हो जाता है। कण में प्रेरण नहीं होगा, कण में प्रेरण, कोई कारण पूछे इस जवाब का तो बोल देना कण में प्रेरण नहीं होता, कण में प्रेरण नहीं होता। लेवल देखो तुम क्लास का किस लेवल तक ले जा रहे हैं, फर्जी डायलॉग नहीं मारते हैं। हिंदी मीडियम का लेवल होगा नेक्स्ट लेवल, जा करके देखना ये लेवल तुमको कहां मिलता है, ठीक है। अगर कण है तो कण में प्रेरण नहीं होगा, तो अगर एक कण दूसरे को आकर्षित कर रहा है
तो डेफिनेटली एक पर निगेटिव है, दूसरे पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक कण दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है तो दोनों पे सेम ही होना है। एक पर निगेटिव तो दूसरे पर भी निगेटिव होगा, क्योंकि कणों में प्रेरण नहीं होगा। वस्तु में अगर एक पर निगेटिव है, दूसरी उससे आकर्षित हो रही है, तो दूसरी पॉजिटिव भी हो सकती है, दूसरी उदासीन भी हो सकती है, क्योंकि वस्तुओं में प्रेरण की घटना हो जाती है। अभी प्रेरण, बहुत सस्पेंस आ गया ना, कल के लेक्चर में इस प्रेरण को ही हम पोस्टमार्टम करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार जोरदार तरीके से। क्या बात है, 500 प्लस लाइक, टारगेट आज का पूरा हो गया है। बहुत शानदार, जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक बार बताओ कमेंट में समझ में आया कि नहीं आया। आ रहा है समझ में? क्या बात है, शाबाश, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आवेश का पोस्टमार्टम पूरी तरह हो गया है। आवेश के बारे में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ लिया है। ठीक, ओके, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो चलिए फिर आज के लिए सभी को गुड नाइट कहना चाहूंगा, क्योंकि हो गया है टाइम शशांक सर का, और शशांक सर जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, तो इसलिए हमें चलना चाहिए। चला जाए फिर, चलिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी जोश और इसी जुनून के साथ ही चैनल पे, इसी टाइम। उम्मीद करते हैं सभी पूरी तरह फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे, और कल फिर इसी तरह से इसी टाइम पर उपस्थित मिलेंगे। ठीक है, बाय।